बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है। आज तो बाकायदा तौर पर सुबह तेज़ जो कड़ाकेदार धूप होती है ना, वो थी सुबह सुबह। अब तैयार हैं हम सब, क्योंकि ये मई का बिल्कुल एंड है और फिर जून आपको पता है बहुत गर्म महीना होता है ओवरऑल वैसे भी। और अब तो गर्मी या वेदर एक्सट्रीम्स बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे यहाँ और वेदर बड़े प्रोलॉन्ग हो गए हैं। सर्दियाँ बहुत कम टाइम के लिए आती हैं और गर्मियाँ बहुत लंबी हो गई हैं। और इस बार तो जो ईद उल अज़हा है वो भी गर्मी में आ रही है। वैसे पिछली बार भी थी, लेकिन अब वो टाइम एक्सट्रीम हो रहा है। अच्छा जी, इसके साथ साथ आज मैंने कुछ सुबह, वैसे तो हमारे पास बहुत सीरियस टॉपिक्स हैं बात करने के लिए, लेकिन एज अ पाकिस्तानी आई डोंट नो व्हाई हम हर चीज़ में कुछ बहुत कह लें ना फ़नी फैक्टर या बहुत हम लाइटर मूड फैक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम ढूंढ भी लेते हैं। दुनिया में जितना मर्जी मुश्किल फेज़ गुजर रहा हो, पाकिस्तान इतने क्रिटिकल सूरत हाल से गुजरा है, एवरीवन इज़ सो कंसर्न्ड अबाउट समथिंग, लेकिन वी एज पाकिस्तानीज़ आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट मीम्स, जो कि हम इस जंगी सूरत हाल के ऊपर बना रहे हैं। एंड आई डोंट नो, आई एम सरप्राइज्ड। इसमें खुश होना है, परेशान होना है, क्या होना है, मेरा भी कुछ मिला जुला रद्द अमल है। बट वेन एवर यू सी सच मीम्स, बंदे को हंसी आती है कि कितना हमने मजाक में ये सारी चीज़ें कि जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम ने हर तरह की इस वॉर के सिनेरियो के ऊपर मीम बना दी है। उन्होंने कहा जंग तो एक तरफ, जो भी पानी से लेकर हमने जीतो पाकिस्तान और पता नहीं क्या क्या, हमने हर चीज़ को मीम की शक्ल दे दी। और ये कुछ बहुत फ़नी मीम्स थी जिसमें हमने वो एक टीवी आयमा बेग और मैडम नूर जहाँ वाली एक मीम देखी कि अब तो मैडम नूर जहाँ भी नहीं रही है, तो अब जंग के जो गाने हैं वो आयमा बेग से तराने सुनने पड़ेंगे। तो ये उन्होंने आयमा बेग को एडिट करके मैडम नूर जहाँ के AI का सहारा लेते हुए किया। इसी तरह मुख्तलिफ तरह की मीम्स हैं जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं, हमारा माइंड जो है बड़ा क्रिएटिव है इस मामले में। हम सीरियस सिचुएशंस में भी कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर ढूंढ लेते हैं। और कल मैं किसी एक सीनियर सहाफ़ी को भी सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तानी अवाम में पैनिक की बजाय किस तरह की एक्साइटमेंट है इस सिनेरियो को लेकर, वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन स्टिल जी अल्लाह खैर रखे। और ये तो अपनी तरह हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के मजाक कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें इस बात को मेक श्योर करना है कि हर चीज़ बेहतर हो पाकिस्तान के हक़ में, हमारी आवाम के हक़ में, इनफैक्ट दोनों ममालिक के हक़ में। हम किसी को ज़ाहिर है जो आम आवाम या आम शहरी हैं वो किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होने चाहिए। जी, पहलगाम हमले के बाद जनूबी एशिया की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो एक बार फिर शदीद कशीदगी हमें और बेयकीनी की कैफियत नज़र आ रही है। भारत की जानिब से जी बढ़ती हुई जारियत की बात की जाए, उसने ओवरऑल जो हमारा ख़ित्ता है इसमें अमन व इस्तेहकाम को ख़तरे में डाला है। खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी ऐलान किया है कि दुनिया भर के जो सिख हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और भारतीय फ़ौज को पंजाब से गुजरते हुए पाकिस्तान पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बयान जी भारतीय हुकूमत के अज़ाइम पर एक खुला चैलेंज भी तस्वुर किया जा रहा है। जबकि मकबूजा कश्मीर की बात की जाए तो उसमें भारतीय हुकूमत ने आज़ादी पसंद कश्मीरियों के मकानात मिस्मार करना शुरू कर दिए हैं, जिस पर साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि ये इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है। और कश्मीर में जो हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं कि मुज़ालिम भारत के जो अंदरूनी कंसर्न्स कह लें या उनकी इनसिक्योरिटीज़ कह लें और आलमी सतह पर जो उनकी गिरती हुई साख है उसकी भी अक्कासी कर रहा है। दूसरी जानिब जी पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने आबी जारियत की धमकियों के बयानात के बाद इंडिया पर या भारत पर वाज़े किया है कि भारत ना पानी रोक सकता है और ना ही इसका रुख मोड़ने की पोजीशन में है। सिंतास मुआहिदा आलमी ज़मानतों के तहत महफूज है और पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ये सारी सूरत हाल जी एक बार फिर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ख़ित्ते के अंदर जिस तरह से सिनेरियो क्रिएट हुआ है, इस पर हम तज्ज़िया
तजिया ले लेते हैं। डॉक्टर इरफान अली फ़ानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे आप खैरियत से? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो हम पिछले कई दिनों से इनफैक्ट जब ये पहलगाम वाक़या हुआ और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर स्टैंड अपनाया कि विदाउट एनी लॉजिक एनी एविडेंस आप पाकिस्तान को इसलिए बराह रास्त टारगेट नहीं कर सकते, और इंडिया का हमेशा से वतीरा रहा है। इस वाक़े के बाद अब जो ओवरऑल सिनेरियो है, जो बयानात का सिलसिला है, धमकियों का सिलसिला है, और सबसे बढ़कर सिंतास मुआहदे के हवाले से जो इंडिया कर रहा है, क्या तज्जिया है आपका? मतलब जो आप शुरू में मेम्स की आप जो बात कर रहे थे कि हम जो है वो बड़े क्रिएटिव हैं, बुनियादी तौर पर वो किसी ने कहा था कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। जब कोई चीज़ आपकी हर रोज़ ज़िंदगी का मामूल बन जाती है ना, तो उस तरीके से उसकी शिद्दत आपको शिद्दत महसूस नहीं होती। एक ख़ास लेवल तक दर्द जाकर भी ख़त्म हो जाता है। अब पाकिस्तान और इंडिया जो है 47 से लेके आज तक जब हम बात करते हैं तो हमें हर साल 5वें 8वें 10वें साल के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नज़र आता है। 48 में कश्मीर के ऊपर होता है, फिर 65 की जंग होती है, फिर 71 का वाक़या होता है, और फिर 72 के अंदर शिमला अकॉर्ड होता है, और शिमला अकॉर्ड 72 से लेके 87 तक का इरा वो 15 साल हैं, जिसको आप दैट वाज द गिफ्ट फॉर द बोथ कंट्रीज, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये अमन का अरसा था। और 87 के फिर इंडिया जो है वो आजारियत का मुजाहरा करता है। 1991 में फिर फ़ौजें आती हैं, 2001 में भी आपके सरहदों के ऊपर अफवाज आ जाती हैं। पार्लियामेंट का वाक़या, मुंबई अटैक, उड़ी अटैक, पठानकोट का वाक़या, बालाकोट का वाक़या, पुलवामा अटैक, और फिर ये जो पहलगाम के ऊपर अटैक होता है। तो क्योंकि इसमें एक तसलसल है वाक़यात के अंदर, और तमाम वाक़यात के बाद दोनों ममालिक की तरफ से बयानात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, पहले भी जब भी कोई इवेंट हुआ इसी तरह से जो शदीद बयानात हमें दोनों अतराफ से सुनने को मिलते हैं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है पहलगाम का, इसमें दूसरों से यूनिकनेस इसलिए है कि अब तक जितने भी हमले होते रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर में, वो इंडियन फोर्सेस पे होते रहे हैं या उनके सिक्योरिटी अदारों पर होते रहे हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमें ये वाक़या सिविल जो लोग हैं, जो टूरिस्ट थे, उनके ऊपर हमें होता हुआ नज़र आता है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि क्यों सिविल लोगों के ऊपर ये अटैक हुआ है? इसकी जो मुमासलत है ना, ये आप 7 अक्टूबर का जो वाक़या था, जो कि हमास ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया था, उसका बैकग्राउंड भी ये था कि फ़लस्तीन का जो इशू था वो वर्ल्ड पोलिटिकल रेडार से गायब हो चुका था, और अरब वर्ल्ड जो हैं वो फ़लस्तीन इज़राइल को तस्लीम करने की तरफ जा रहे थे। और उस वक़्त ये एक डू एंड डाई का मुकाम था हमास के लिए और फ़लस्तीनियों के लिए कि जो फ़लस्तीन का मसला है वो दोबारा से पॉलिटिकल रडार पे आ जाए दुनिया के। बिल्कुल इसी बैकग्राउंड में, उसी तनाजुर में अगर आप ये इस वाक़े को देखो तो ये जो रेजिस्टेंस फोर्स जिसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, बुनियादी तौर पर वो आज़ादी पसंद लोग हैं कश्मीर के अंदर, जो कि अगस्त 2019 के बाद जब उन्होंने 370 आर्टिकल को एब्रोगेट किया है मोदी हुकूमत ने, और वो ये कह रहे थे कि शायद इसकी एब्रोगेशन के बाद इंडिया में अब टूरिज़म बढ़ रहा है और अमन हो चुका है और अब कश्मीर जो है वो आज़ादी की सांस ले रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर बिल्कुल एक गलत मफरूज़ा था, और उस गलत मफरूज़े के कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हो कि ये वाक़या आपको होता हुआ नज़र आता है। जहाँ तक आपने बात की कि इसके जनूबी एशिया के अमन के हवाले से इसके असरात क्या होंगे, देखें पाकिस्तान और भारत ने फौरी से अपनी जो तजारती जो ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस जो है वो इंडिया के लिए बंद कर दी। अफ़गानिस्तान तक जो इंडिया की रसाई है उसको बंद कर दिया गया। उस तरफ इंडिया ने भी जो है वो सिंध-तास मुआहदे को ख़त्म करने की बात की। पहली बात तो यह है कि सिंध-तास मुआहदा कभी भी यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म किया नहीं जा सकता। बैनुल-अक़वामी कानून जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। आलमी बैंक और बहुत सारे गारंटर्स जो हैं, हाँ अगर ये दोनों ममालिक चाहें, इंडिया और पाकिस्तान अगर दोनों ये चाहें कि हाँ हम इसमें तरमीम करना चाहते हैं, तजदीद करना चाहते हैं, या इसकी बजाय हम कोई नया मुआहदा करना चाहते हैं, फिर तो ये मुमकिन है। इंडिया यकतरफ़ा तौर पर सिंध के पानी को पाकिस्तान के लिए बंद कर नहीं सकता। अब जो अपर जो आपका रेपेरियन इलाका होता है, नीचे की तरफ दरिया बहते हैं, ऊपर चाइना है, चाइना से ब्रह्मपुत्रा इंडिया में आ रहा है। इसी तरह इंडिया से जो इंडस रिवर है वो पाकिस्तान में आ रहा है। अगर इंडिया ने ये मिसाल कायम कर दी पाकिस्तान का पानी बंद करने की, तो कल को चाइना बड़े आराम से ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है वो इंडिया के लिए इसी क्राइटेरिया के तहत बंद कर देगा, जो कि इंडिया की ज़राअत के लिए और वहाँ के लोगों के लिए बुनियादी अकाई तस्वुर किया जाता है। और
और पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री एनाटा लिवन की लिखी हुई ये किताब है, जिसने उसने कहा था कि पाकिस्तान इज़ द गैम्बल ऑन इंडस रिवर। इंडस रिवर्स जो है, जब हम शाहरग का लफ्ज़ पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते हैं या कश्मीर के लिए, शाहरग का मतलब क्या है कि ये वो जगह है जिससे पूरी जिस्म के साथ आपकी ज़िंदगी का राबता मौजूद होता है। तो कश्मीर पाकिस्तान की दरियाओं की शक्ल में जो ज़राअत की रगों में जाने वाला पानी है वो इंडस से आता है। तो ये जब भी आप ये बात करेंगे ना कि हम सिंध तास मुआहदे को ख़त्म करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आप अपना नुकसान भी करेंगे। नहीं, तो बुनियादी तौर पर ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब क्या है कि जिस तरीके से यूक्रेन में नेटो का आना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था रूस के लिए और उसने फ़ौरन से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, इसलिए पाकिस्तान की सलामती को ये डायरेक्ट एक जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाता है कि अगर इंडिया सिंध तास मुआहदे को खत्म लेकिन करके। अगर मेरा पॉइंट ये है कि अगर इंडिया इसको मुअत्तल करने के हवाले से धमकियां दे रहा है, अगर कोई भी ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेने का सोचता भी है, तो एट द एंड ऑफ द डे उनका भी नुकसान है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा, जाहिर है आपने अभी बात भी की, इस सारे सिनेरियो के अंदर ये जो इंडिया ने बगैर किसी लॉजिक एविडेंस हर चीज़ के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम किया, लेकिन इंडिया के अंदर से भी बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं सारे जो हमला हुआ फिर उसके सिनेरियो में कि 200 किलोमीटर इतनी बड़ी जो एक फोर्स मौजूद है, उसके बावजूद लोग गए और फिर गायब हो गए। पॉलिटिशियंस हो, उनकी पार्टी के रहनुमा वो ये आवाज़ उठा रहे हैं। अब खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा है उनका भी जो स्टेटमेंट आई है वो भी इंडिया के लिए कहीं ना कहीं खुला चैलेंज तो तस्वर किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बुनियादी तौर पर वो कहते हैं ना कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। ये हो नहीं सकता कि एक तरफ देखें आप बगावत एक एहतराम होता है मोहब्बत की वजह से और एक एहतराम किया जाता है या अताअत की जाती है खौफ की वजह से। जब आप खौफ की वजह से एहतराम करवाना चाहेंगे लोगों से अपने लिए, तो वो मोहब्बत की बजाय बगावत पैदा करती है। वो जो मॉडल डेमोग्राफी चेंज का फ़लस्तीन के अंदर इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, वही मॉडल इस वक्त जो इंडिया है वो जिस तरीके से वहाँ पे मकानात को मुनहदिम करने का सिलसिला उसने शुरू कर दिया है। कोई 1500 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मीडिया को उसकी कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा रही, और इंडियन मीडिया आपको एक जंगजुआना जो सिनेरियो बिल्डिंग जो है उसके प्रोसेस करता हुआ नज़र आता है। और ये हमेशा से होता रहा है कि उनको ये लगता है कि जैसे जंग जो है ये कीबोर्ड वॉरियर्स लड़ते हैं या टीवी पे आके अरनाब स्वामी जैसे जो उनके एंकर्स हैं वो आके लड़ेंगे, जो कि एक मैं उनको एंकर तो नहीं कहता, वो तो एक्टर्स हैं बेसिकली। अच्छा, मौखरी करते हैं, बैठ के मौखरी करते हैं। बुनियादी तौर पर जंग लड़नी है ऑफिसर्स ने, जंग लड़नी है रियासतों ने, और रियासतें कभी भी इमोशनल होकर जंग नहीं लड़ती हैं। देखें अटल बिहारी वाजपेयी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जंग शुरू करना आपके हाथ में होता है, लेकिन जंग का इख्तिताम और कौन जीतेगा और ये कितनी तवालत पकड़ेगी ये आपके हाथ में नहीं होता है। हो सकता है जिन कैलकुलेशंस को करके आप जंग करना चाहते हैं, देखना यह है कि उसके मकासद क्या हैं। क्या मकसद अपने गुस्से को कम करना है? अगर तो गुस्से को कम करने के लिए आप जंग करने जा रहे हैं तो समझ लें कि ये जंग के इख्तिताम के ऊपर आप विनर नहीं होंगे, आप लूजर होंगे। हाँ, अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव है, आप कहते हो कि हमने ये काम करना है, ये काम करना है, इसलिए हम जंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो एंकरों की हद तक या कीबोर्ड वॉरियर्स की हद तक तो देखें इंडिया या बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं, हाँ, उनकी अगर आप बात करें तो कोई वहाँ से आएगा और आके हमला करेगा और पूरे पाकिस्तान को अब वो कब्जा लेगा। ये देखें, ये रैशनली हो नहीं सकता है, ये इमोशनली एक फिक्शनल स्टोरीज में तो अच्छा लगता है। आपकी मूवीज की हद तक ठीक है जिसमें आप हिस्ट्री को ट्विस्ट कर लेते हैं, ट्विस्ट भी कर लेते हैं, और आप अपनी नाअसूदा ख्वाहिशों को पूरा जब हकीकत में नहीं कर पाते हैं तो या आप ख्वाबों में करते हैं या फिर फिल्मों में करते हैं या अपने ड्रामों या मीडिया का इस्तेमाल करके करते हैं। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से उसका शुमार होता है। और अभी बालाकोट का वाकया दूर नहीं है, जब पुलवामा का अटैक हुआ था और आप बालाकोट आए और आप तो अडेप्टेबल भी नहीं थे उन तैयारों के साथ जो आपने अहदाफ को निशाना बनाना था, उन अहदाफ के ऊपर तो आपके बम भी नहीं गिर सके। एक दरख्त को आपने वहाँ पे और एक कौवा मारा था, और एक कौवा हमारा मारा गया था, और फिर नतीजे के तौर पर जो हमारा रिटेलिएशन थी अब वो पूरी दुनिया ने देखा। और तब ये इंडियन एयरफोर्स को रियलाइज़ हो चुका था कि ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन एयरफोर्स अभी बहुत पीछे है। फिर वो फ्रांस के साथ राफेल वो जो एयरक्राफ्ट हैं उनका एग्रीमेंट करते हैं, रशिया के साथ बहुत सारे एयरक्राफ्ट लेते हैं कि हम अभी पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसका मुकाबला करने
कि हमें उस तरीके से सकत मौजूद नहीं है। तो ये जितने भी लोग मीडिया में बैठ के या पॉडकास्ट करके या अपने व्यूज़ लेने के लिए ये बुलंदोबांग दावे कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो ये करने जा रहा है, तो ये एक पॉडकास्ट के हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑपरेशनली प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। और जो आपने खालिस्तान की जो बात की है ना, देखिए 1984 के अंदर ये जो अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल है बुनियादी तौर पर हमारे सिख भाइयों का, उनके ऊपर अटैक होता है इंडियन फौज की तरफ से। और फिर आप देखते हो कनाडा हो, यूके हो और यूरोप के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर जो सिख कम्युनिटी है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ आपको खड़ी नजर आती है। और बुनियादी तौर पर देखें इंडिया ने, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वक्त करता है परवरिश बरसों हादसे एकदम नहीं होते। जब इंडिया के अंदर ये सिर्फ खालिस्तान की तहरीक ही नहीं है, इसके अलावा जो शमाल मशरकी जितना हिस्सा है इंडिया का, वहाँ पे हर दूसरी रियासत के अंदर एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही है, जिसको इंडियन जो फौज है वो बज़ोर ताकत दबाने की कोशिश करती है और उसका सर कुचल रही है। तो जिस दिन अब ये एक लावा होता है जो फट रहा होता है, आप एक मुक़य्यद करके लोगों की ख्यालात को आप मुक़य्यद नहीं कर सकते हैं, एहसासात को आप मुक़य्यद नहीं कर सकते हैं। तो कैद आप एक इंसान को तो कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर खालिस्तान की तहरीक अगर इसी तरीके से आपको पाकिस्तान में जिस तरीके से पीछे खड़े हैं, और अभी मैं चाइनीज़ जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी स्टेटमेंट भी देख रहा था कि वो भी पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं, तो चीन और अमेरिका जैसे, और अमेरिका का जब आप रद्द अमल की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की कल की स्टेटमेंट इंतहाई मज़े की भी है कि जिसमें 1500 साल से उन्होंने मसला कश्मीर को बनाया जो अपने दिमाग में आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या उनका क्या आइडिया है और वो किस तरह जितनी बड़ी बात कर रहे हैं। वो जो पैगाम देना चाहते थे रमला, वो पैगाम पहुंच चुका है कि भाई मेरी ये सेंस है कश्मीर को लेके, लिहाजा आपने खुद ही इसको सुलझाना है, मैं तो इसके पीछे नहीं आ रहा हूं। और अब तक ये जब पुलवामा अटैक हुआ था तो बैक डोर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म मौजूद था और उस वक्त इस मसले को रिजॉल्व कर लिया गया था। लेकिन करंटली जो सूरत हाल है वो इसलिए थोड़ी सी अदम यकीनी का शिकार हो चुकी है कि अभी हमारे पास कोई बैक डोर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। अगरचे जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, जैसे सॉरी मैं डॉक्टर साहब आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसी बात पे मैं आप एक सवाल भी ले लें कि आपने बैक डोर कम्युनिकेशन के हवाले से बात की। इवन जो इंटरनेशनल इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों की बात कर रहे हैं जिसमें इनका किरदार भी बड़ा एक इम्पोर्टेंस का हामिल है, और जिस सिंताज मुआहदे का हम जिक्र करें वो भी इन्हीं इदारों की गारंटी के ऊपर है इन्वॉल्व। लेकिन स्टिल हमने गजा या उस सारे मामले में, इजराइल के मामले में इनका रोल बिल्कुल जीरो देखा है इन इदारों का। पाकिस्तान और अभी जो भारत के दरमियान कशीदगी कह लें हम और मसला कश्मीर को लेके आप क्या समझते हैं जी कि इन ममालिक का या इन इदारों का क्या रोल बन सकता है? देखिए इंटरनेशनल लॉ या बैनुल-अक़वामी जो कानून जो है ना, ये ठीक है, जो बड़ी ताकतें हैं इसको अपने मफाद के लिए तो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि इंडिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। इंडिया पाकिस्तान की तरह नॉन परमानेंट मेंबर है, अगरचे वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर चीन का, रूस का, अमेरिका, फ्रांस या यूके का मसला हो फिर तो हम कहते हैं कि उनके हक में पूरी की पूरी जो इंटरनेशनल लॉ का सिस्टम है उनकी बैक पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो मसला कश्मीर है ना, इसको यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान लेके नहीं गया था, इसको यूनाइटेड नेशन में खुद इंडिया नेहरू लेके गए थे। और वहाँ पे जो करारदादें 48 के अंदर और 49 के अंदर जो करारदाद है जो कि पाकिस्तान और कश्मीरी लोगों को ये हक देती है कि वहाँ पे इस्तिस्वाब राय करवाया जाए, और जो जिनके साथ लोग शामिल होना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ, या वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो लोगों की राय के हवाले से कश्मीर के मसले को हल किया जाए। और जब भी यूनाइटेड नेशंस ने इसकी बात की है आज तक, जैसे आपने अभी शुरू में कहा कि यूनाइटेड नेशंस का जो रोल रहा है दुनिया के बैनुल-अक़वामी मसाइल को हल करने में, उसमें अगर तो कोई बड़ी ताकतों के मफादात मौजूद थे तो वो हमें फ़ौरन से हल होते हुए, ईस्ट तैमूर का वाक़या आपके सामने है, हल होते हुए नज़र आ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे उनका अपना ज़ाती मफाद नहीं होता बड़ी ताकतों का, तो वो मसाइल 70-80 सालों से उसी तरह से है जैसे वो शुरू हुए थे। और डे बाय डे जो इंडिया की पॉलिसी रही है कश्मीर को लेके, जब बैनुल-अक़वामी सतह पे बात करता है ना, तो इंडिया कहता है कि देखें ये हमारा बायलैटरल इशू है, इंटरनेशनल कम्युनिटी बीच में ना आए। अच्छा, पाकिस्तान कहता है ओके ये बायलैटरल है तो आओ हम टेबल पे टॉक करते हैं और इसको हम हल कर लेते हैं। जब पाकिस्तान कश्मीर को बायलैटरल इशू समझ के बात करता है तो इंडिया कहता है कि देखें ये हमारा अटूट अंग है और ये यूनिलैटरल इशू है। तो बुनियादी तौर पर इंडिया की जो पॉलिसी रही है वो ये रही है कि आप टाइम गुजारो और आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार चीज़ों के ऊपर
काबिज होते जाओ। और इस वक्त भी जो रेजिस्टेंस आ रही है कश्मीर के अंदर से, या ये जो वाकया हुआ है, इसको आप आखिरी वाकया सब्र मत करें और इसको इस तरीके से मत लें कि ये कोई दहशतगर्दी का वाकया है। बुनियादी तौर पर ये वाकयात इसी तरह से अगर हम इंडिया की अप्रोच पाकिस्तान अपनाएगा तो जो जाफर एक्सप्रेस में हुआ वो भी डायरेक्ट इंडियन उनमें इन्वॉल्व थे। और पाकिस्तान जो गुज़िश्ता 10-15 सालों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, उस जंग के सारों के ताने बाने इंडिया से जाके मिल रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर फिर तो हम ये कहेंगे कि हमारे मुल्क में होने वाला हर दहशतगर्दी का हमला जो उसमें है इंडिया इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान में आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम तो खुद दहशतगर्दी से लड़ते आ रहे हैं, हम कैसे दहशतगर्दी को सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक बड़ा एवरीबडी नोज कि हम एक अमन पसंद मुल्क है और टेररिज्म या टेररिस्ट को हमने जिस तरह से या हमारी फौज ने काउंटर किया है, आई वंडर कि अगर खुदा न खास्ता किसी और मुल्क में ऐसे मामलात होते तो उनके लिए जिस हिसाब से हमने अपनी जानों की कुर्बानी दी है हमारे फौजियों ने, शोहदा ने, उसको केटर कर पाते या उसके ऊपर ओवरकम कर पाते। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत जाने, बहुत फौजियों ने शहादत नोश करके इस टेररिज्म पे काबू पाया। तो वी कांट सपोर्ट टेररिज्म इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर इंडिया को ये लगता है कि हमें नहीं मालूम या हमारी फौज को नहीं मालूम कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से दहशतगर्दी की जा रही है उसके ताने बाने इंडिया से मिल रहे हैं, तो आई थिंक कि ये चीज़ें सिचुएशन इसमें आलमी इदारों का इंपॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तान ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है। और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि देखिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो ओपन ये बात की है कि आप एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाएं, हम आपको सारी सपोर्ट करते हैं। आपके वज़ीर दफ़ा ने भी ये बात की। और दूसरी बात यह है कि जब मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाता हूँ ना, तो एक चीज़ का मुझे एनालिसिस करना है कि इस हमले का फ़ायदा पाकिस्तान को होगा क्या। एक मुल्क जो ऑलरेडी इतने सालों से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है वो, और उसके ऊपर इस तरह के आप पहले से इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान को ये हमले के पीछे जाने के पीछे फ़ायदा क्या है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई एविडेंस आपके पास मौजूद नहीं है, या तो आपके पास कोई प्रूफ हो, कोई शहादत लॉजिक हो, तो कोई फिर लॉजिक हो, अच्छा, और फिर आप इतनी बड़ी एक टूरिस्ट स्पॉट आपने बनाया और वहां पे इतने हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और आपने वहां पे सिक्योरिटी नहीं दी हुई, तो बुनियादी तौर पर इतने मुसल्लह आप अपने सिक्योरिटी लैप्सेस को दूसरे मुल्क के ऊपर डालकर कितना आसान है कि आप अपनी जिम्मेदारी से खुद को दोष हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर इरफान अली फानी हमारे साथ मौजूद थे जी, अपना तजिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आपको पता है पीएसएल की बात हम करते हैं। लाहौर के अंदर मैचेस जारी हैं। कल जी कद्दाफी स्टेडियम के अंदर सीरीज़ का जो 17th मैच था वो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान हुआ, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से हरा दिया। कोयटा ने जी पहले बैटिंग करते हुए 178 रन का टारगेट दिया था, जिसको चेज करते हुए पेशावर ज़ल्मी जो है 114 रन के ऊपर ढेर हो गई। और पेशावर ज़ल्मी के जो हुसैन तल्लत है वो हाई स्कोरर रहे, 39 रन उन्होंने स्कोर किया। मोहम्मद हारिस ने 17, बाबर आजम ने 12 स्कोर किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स में जी फ़हीम अशरफ ने 5 जबकि खुर्रम शहजाद ने 2 विकेटें ली, और यही इंटरेस्टिंग है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जी मौसम की शिद्दत और ऑपरेशनल सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए जो पीसीबी ने 1 और 10 मई को जो स्केड्यूल किए गए थे 2 अहम मैचेस उनको रीस्केड्यूल कर दिया। और इस तब्दीली के तहत जो 1 मई को मुल्तान में होने वाला मैच था वो अब लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि शायकीन को एक ही दिन में 2 आपको मैचेस देखने को मिलेंगे। और 10 मई को जो होने वाला मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच है अब वो 11 मई को मुल्तान के अंदर होगा। ऐसी सारी सूरत हाल पे हम तजिया ले लेंगे, कल के मैच पे भी बात करेंगे। शमशेर नियाजी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक शमशेर। कल पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स दोनों कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है अभी मौजूदा टूर्नामेंट के अंदर, उस लीग के अंदर। पहले तो बताएं कोयटा ग्लैडिएटर्स फिलहाल बिल आखिर जीत गया। देखिए कोयटा ग्लैडिएटर जो है ना कंसिस्टेंट बहुत है पूरी लीग में। अगर बेशक उनकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप इनके मैचेस निकाल के देखें बहुत कंसिस्टेंट है। वर्ल्ड क्लास बॉलर है उनके पास। अनफॉर्चुनेटली वो बॉलर पाकिस्तान टीम के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके प्रॉपर्ली, जब उन पे एलिगेशंस लगी थी। मोहम्मद आमिर की बात कर रहा हूँ, लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। हमारे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को वो टफ टाइम दिया उन्होंने कल वंस अगेन। और मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर बाबर आजम, एक होता है ना एक राइवलरी होती है स्पोर्ट्स में कि यार ये बॉलर है ये बैट्समैन आमने सामने होंगे तो शोर मचेगा, बड़ा मजा आएगा।
बाबर आजम मुकाबला ही नहीं करता मोहम्मद आमिर Really नहीं का, रहा। बिल्कुल। वो ना वो मुझे समझ नहीं आती, वो सोचता नहीं है कि यार आज मैंने आमिर के साथ जरा थोड़ा सा टफ टाइम देना उसको, ये करना। और आमिर ब्रिलियंट बॉलिंग, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, T20 का स्पेशलिस्ट बॉलर वो बन चुका हुआ है, और उसने सही टाइम पर रिटायरमेंट लेके ये फैसला किया ना कि मैं T20 फॉर्मेट खेलना स्टार्ट करूंगा, तो मेरे ख्याल से वो प्रॉपरली खेल रहा है। ओवरऑल कोयटा ग्लैडिएटर बैटिंग वाइज, बॉलिंग वाइज बड़ी स्टेबल लगी कल, और पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने आउट क्लास किया, जबकि पेशावर ज़ल्मी का मोराल बहुत बूस्ट था, जिन्होंने लास्ट मैच कज़ावी स्टेडियम में ही जीता था। वो मैच मैंने कज़ावी स्टेडियम में लाइव बैठ के देखा भी, बड़ा मजे का मैच था। बाबर आजम ने बड़ा अच्छा मैच विनिंग स्कोर किया, लेकिन ग्लैडिएटर अनफॉर्चुनेटली पॉइंट्स पे बहुत लो है, लेकिन बड़ी बैलेंस टीम है और बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस दी। और मुल्तान में जिनका मैच है जो रीस्केड्यूल हुआ है, उसमें ये बहुत अच्छा करेंगे। मैं मोहम्मद आमिर की बॉलिंग को देख रहा हूँ, ही इज डूइंग वेरी वेल। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर्स जैसे आपने कहा कि अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक वर्ल्ड क्लास बॉलर भी है, बैटिंग लाइनअप भी उनका अच्छा है, पॉइंट्स टेबल पे देयर पोजीशन इज नॉट दैट मच स्ट्रांग। क्या वजह है कि वो जो मोमेंटम एक टीम के अंदर आता है विद टाइम, अभी तक कोयटा ग्लैडिएटर्स उसको अचीव नहीं कर पा रहा, डिस्पाइट इसके कि उनके पास अच्छे बॉलर्स, अच्छे बैटर्स मौजूद हैं? देखिए, T20 फॉर्मेट में आप मोमेंटम जो है ना बॉल लंबे टाइम के लिए आप होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मेट बहुत छोटा है। कल को देखें, एक दिन में बाबर आजम ने मैच विनिंग इनिंग खेली, और कल 12 रन, कल वो बिल्कुल 12 रन 13 रन पे वो ढेर हो गए। तो T20 फॉर्मेट होता ही इस किस्म का, जिसमें मोमेंटम आप मेंटेन ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। देखें, पिछली लीग कोई और जीता, पहली लीग कोई और जीता, आज PSL 10 है, अभी तक अनसर्टेन है कि PSL 10 भी किसका है। तो ये फॉर्मेट ही इस किस्म का है बेसिकली। लोगों को मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये 20 ओवर्स का फॉर्मेट इतना है कि वो आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते वहाँ पे, आप छोटी रेस के घोड़े हैं, कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी आप हर्डल में आ सकते हैं। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स दोनों के सिनेरियो में देखा है। अच्छा, मैं बताऊं, T20 मैं ऑनर ये बोला नहीं चाहता, लेकिन T20 एक ऐसी गेम बन चुकी हुई है कि ये किसी की भी गेम है। कल को अगर पेशावर ज़ल्मी सेंचुरी कोई प्लेयर करता है, वो टॉप पे आ जाएंगे। कल को कोयटा ग्लैडिएटर अच्छा परफॉर्म करता है, वो टॉप पे आ जाएंगे। फॉर्मेट ही इस किस्म के। आप देखें, IPL में देख लें, किसी और बिग बैश लीग में देख लें, आप BPL में देख लें, CPL में देख लें, वहां भी कोई एक फिक्स टीम ऐसी नहीं है जो पिछले 5 साल से कॉन्टिन्यूसली जीत रही हो। या PSL में देख लें, पिछले 9 एडिशन में कोई कॉन्टिन्यूसली ज्यादा टीम नहीं जीत रही। एक इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 टाइटल हैं, किसी के बाद 2 टाइटल, लेकिन कोई कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये फॉर्मेट ही इस किस्म का, इसको एंजॉय करें। इस फॉर्मेट में छक्के चौके एंजॉय करें, क्राउड वाला एंजॉय करें, स्टेडियम में जाएं, मैच देखें। तो बाकी यही है कि आप बस। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप कदाफी में मैच लाइव देख के आए हैं, कैसी एटमॉस्फेयर थी? लोग क्या हाउसफुल था, नहीं था? क्योंकि कराची वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, मुल्तान में बड़ा अच्छा क्राउड मिला देखने को। लाहौर ने हैरान किया बहुत ज़्यादा। जो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर के अंदर का जो मैच था, उस पर जो क्राउड था, और बाकायदा स्क्रीन पे जब लिखा है ना कि भाई थैंक यू लाहौर फॉर द अमेजिंग क्राउड, हाउसफुल, तो वाकई वो हाउसफुल था, बिल्कुल था। और मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रिकेट मतलब लाहौर में ज़्यादा शौकीन है क्रिकेटर्स, मतलब कि क्रिकेट को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ये बात नहीं है। बाबर आजम को देखने के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो ये हमारा हीरो है, हम ओन करते हैं। मैंने पहले भी आपके शो में आके बोला, हम ओन करते हैं, हमारा हीरो है, जैसा भी खेले वो। लेकिन उसको देखने आए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आपका फेवरेट्स में अभी भी लोगों के दिल में बाबर आजम है, ये लाहौरियों के दिल में अभी बाबर आजम है, तो उसको चाहिए कि वो परफॉर्म करे। उसको अब कल रात को भी स्टेडियम में उसको देखने आए हुए थे। और जो पेशावर का जो पहला मैच लाहौर में हुआ है 3 दिन पहले, उसको देखने ही वो लोग आए हुए थे। कमेंटेटर भी इवन के रमीज राजा बार बार बोला था कि भाई यहाँ लोग, क्राउड जो है वो बाबर आजम को ही देखने आया हुआ है, ना कि उनको क्रिकेट इतनी पसंद आ रही है। देखें, PSL ओवर जो है थोड़ा सा ठंडा जा रहा है, उस तरह उसकी हाइप नहीं है जिस तरह बाकी लीग्स के। लेकिन लाहौर में क्यों रश है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर आजम। तो अगर वो परफॉर्म करेगा तो लोग क्यों नहीं आएंगे? बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड था, इलेक्ट्रीफाइंग है। अच्छा जी, अब जरा हम ओवरऑल पॉइंट्स टेबल की बात कर ले। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन द टॉप, बड़ा अच्छा चल रहा है उनका, शादाब खान की कैप्टनसी के अंदर दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स, जरा इन तीनों टीम्स का एनालिसिस दें, क्योंकि कभी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है लाहौर की टीम भी और कराची की भी, जबकि इस्लामाबाद इज बीइंग कंसिस्टेंट। इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा टाइटल जीता हुआ PSL में, तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ की ज़्यादा समझ है कि जी हमने किस तरह PSL में लेके दूसरे को चलना है। इस्लामाबाद काफ़ी हद तक जो है वो बड़ी एक्सपीरियंस टीम है। इमाद वसीम, शादाब, ये सारे बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। फिर उनके बाद 2-3 जो इंग्लिश बैट्समैन हैं वो बड़े एक्सपीरियंस हैं। तो बड़ी बैलेंस टीम है इस्लामाबाद की। और इस्लामाबाद क्योंकि मैक्सिमम टाइटल जीत चुका है PSL में, तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस है कि यार PSL को किस तरह हैंडल करना, और तमाम वेन्यूज़ में उन्होंने मैचेस खेले। ये बात नहीं है, बाकी टीमों ने भी तमाम वेन्यूज़ में खेले, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। कराची किंग की मुझे समझ आती, अनफॉर्चुनेटली टीम ऑफ सेलिब्रिटीज़। यकीन करें, मैं इस टीम को कहता हूँ ये सेलिब्रिटीज़ की टीम है। ऑफ द फील्ड भी सेलिब्रिटीज की टीम है, और अंदर भी, हाँ, अंदर भी जो है ना टीम जो है ना सेलिब्रिटीज की, लेकिन क्लिक नहीं कर रही। ये क्या वजह है? लेकिन अभी तक कोई खास वजह सामने नजर नहीं आती क्लिक क्यों नहीं कर रही। भाई एक है कि उसको जरा दबाव है थोड़ा सा,
कराची किंग थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लेक्स में भी नज़र आती है कि यार बाकी टीमें ऊपर हैं और हम परफॉर्म नहीं कर रहे, और वो इस चक्कर में थोड़ा सा लूज अप हो रहे हैं। इन्होंने बाबर आजम को लूज़ किया, इन्होंने मोहम्मद आमिर को लूज़ किया, तो ये शो कर रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द टीम। और वो क्या है कि आपके प्लेयर इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे कि वो, हालांकि कॉम्बिनेशन इज रियली गुड, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। मतलब कि आप देखें मुल्तान सुल्तान जिस तरह जब इंट्रोड्यूस हुई थी, पहले 2 PSL में मुल्तान सुल्तान नहीं थी, लेकिन जब बाद में मुल्तान सुल्तान इंट्रोड्यूस हुई तो उन्होंने बड़ा अच्छा खेलना स्टार्ट किया और वो बड़ा कंसिस्टेंट है, लेकिन एकदम से डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। तो कराची किंग ने भी बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था, मतलब कि आपके पास इन्होंने बाबर आजम को अपने पास रखा था, मोहम्मद आमिर ने इन्होंने रखा था, तो लेकिन उसके बावजूद भी नहीं गई। आई डोंट नो क्यों नहीं क्लिक कर रही। कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत बैलेंस टीम है, अभी भी बड़ा चांस है उसके बाद वो अभी लीग में कुछ करेगी, कम बैक कर सकती है, अभी भी 15-20 दिन का PSL रहता है, तो पॉइंट्स पे कोई। अच्छा, अब इन द एंड चूंकि मैं टाइम का मुल्तान सुल्तान का मैं एंड पे इसलिए रखती हूँ बिकॉज आई ऑनेस्टली आई एम लविंग द एनर्जी ऑफ दैट टीम। वो हार रहे हैं लेकिन जो स्पिरिट उनके ओनर से लेके उनके प्लेयर्स तक के है, मैं डिजिटल पे फॉलो कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, सो हारने का उनको कोई फर्क नहीं है। दे आर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइव्स इन द वैन, इन एवरीथिंग दे आर मैं आपको बात तो मुल्तान सुल्तान की हालत वैसी है जैसे वेस्ट इंडीज की टीम नहीं होती। वेस्ट इंडीज की टीम जो है ना वो एंजॉय करती है क्रिकेट को, वर्ल्ड कप हो या कोई कुछ भी हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, वो उसको एंजॉय करते हैं, हारे जीते वो जो जितने भी ब्लैकमैन है ना वो सारे जो है ना वो एंजॉय करते हैं। तो दे आर डांसिंग ऑन द फील्ड, हाँ जी, वो डांस कर रहे हैं, गप्पे मारे, तो यही है PSL बेसिकली, यही चीज़ है। T20 फॉर्मेट है, इसको दिल से लगा के रखना, एंजॉय करना है, देखने वालों के लिए भी और खेलने वालों के लिए भी। और अली तीन को वैसे ही बड़े इतराज़ हैं PSL से, तो वो जरा खुल के आ रहे हैं कि मुझे लगता है अगले साल विड्रॉ करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा चले ठीक है, हम एंजॉय करते हैं। थैंक यू वेरी मच शमशेर, बहुत शुक्रिया। शमशेर नियाज़ी हमारे साथ मौजूद थे जी, PSL के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और हम अपने प्रोग्राम के अंदर, मुझे बहुत मज़ा आता है जब हम मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ आर्टिस्ट से और उनके मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है और मुझे भी पता लगता है कि कितने मुख्तलिफ मीडियम्स के ऊपर कितनी मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स हैं और लोग किस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने इशूज़ को हाईलाइट करने के लिए, और ओवरऑल सोसाइटी के एस्पेक्ट से भी बात करेंगे। हमारे साथ आज जो आर्टिस्ट मौजूद हैं जी, इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है चित्राल, उसके गांव मदकलश से है और ताहिर जमान इनका नाम है। मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट हैं और ये सिर्फ मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स को तो बात मैं जिस पे करूँगी वो करूँगी, लेकिन जो इनका काम है वो बहुत ही कम उम्री से अपने इलाके के जो लोग हैं या जो वहाँ की यंग जनरेशन थी, जो चैलेंजेस उनको दरपेश थे, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और उसके बाद फिर जब इनकी स्टडीज़ के दौरान भी इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आज हम देखेंगे भी, और कौन कौन सी आर्ट फॉर्म इनको पता है जिस पे ये महारत रखते हैं, आज हम इनसे बात करेंगे। ताहिर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाए, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को थोड़ा सा अपने आर्ट बैकग्राउंड बताएं कि कब से आपने इस मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स को सीखना शुरू किया, फिर उन पर महारत हासिल की, और आप क्या क्या कर लेते हैं आप? अच्छा, मेरा बचपन से ही मैं आर्ट और ड्राइंग्स वगैरह में बनाता था। जब मैं स्कूल में होता था तब मैं करता था। फिर उसके बाद जो है, चूँकि चतराल में ये होता था कि आपको इतनी ज़्यादा नहीं पता होता था कि आपने आगे किस चीज़ में करियर बनाना है। ज़्यादातर तो ये होता था कि आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सारी चीज़ें होती थी। तो जब मैं मुझे सिर्फ ड्राइंग की ही समझ आती थी और इस तरह वीडियोस या फिर म्यूज़िक उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीज़ों का पता चला कि अच्छा आर्ट में भी कोई करियर होता है। तो फिर मैंने NCA में मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी एडमिशन हो गई। फिर एडमिशन वहाँ पे फिर मैंने डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स मैंने सीखे। उसमें फिर वीडियो आर्ट हो गया, इंस्टॉलेशन हो गई, मिनिएचर आर्ट, पेंटिंग, ये सारे फिर मैंने आर्ट के जितने भी फॉर्म्स थे वो मैंने सारे एक्सप्लोर किए। ओके, तो आपने जो एक्सप्लोर किया, ज़ाहिर है हर एक का इंटरेस्ट मुख्तलिफ चीज़ों में होता है, और जब आप मिनिएचर आर्ट की बात करें, स्कल्पचर्स की बात करें, मुख्तलिफ, आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा काम लगा? अच्छा, इसमें ये होता है ना कि जब हम आर्टिस्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि अच्छा एक आर्टिस्ट है, वो एक रियलिस्टिक पेंटिंग बनाता है तो वो एक आर्टिस्ट है, सही है। लेकिन
असल में ऐसा नहीं है, असल में असल चीज़ ये है कि आपने कॉन्सेप्चुअली आप किसी भी मसले को, किसी भी चीज़ को आप हाईलाइट करते हैं किसी भी क्रिएटिव फॉर्म में, तो मतलब वो आर्ट के ही अंदर आता है। आप बेशक आप वीडियो के थ्रू कर दें, आप उसको किसी इंस्टॉलेशंस के थ्रू कर दें, आप या फिर कोई एक्सपेरिमेंटल मीडियम्स यूज़ कर लें, वो सारे इसी के आर्ट के अंदर ही आते हैं। तो इसी तरह मेरा भी जो काम है वो भी मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हिसाब से मैं डिफरेंट मीडियम्स में यूज़ करता हूँ। मैं वीडियो आर्ट भी बनाता हूँ और मैं साथ में जो एक्सपेरिमेंटल मीडियम्स है वो भी मैं यूज़ करता हूँ। ओके। अच्छा, तो ताई मुझे ये बताएं कि आपने, अब जैसे मैं अभी इंट्रो में भी बता रही थी कि आपने अपने इलाके में वहाँ पे जो जब आर्ट का आगाज़ किया, कौन से ऐसे चैलेंजेस जो आपने ऑब्जर्व किए और जिसको आपने हाईलाइट करने का सोचा थ्रू योर आर्ट? अच्छा, इस पे ये होता है कि जब मैं जो जितने भी मेरे काम से ना उसमें मैं हमेशा एक कंट्रास्ट में दिखाता हूँ, क्योंकि जब मैं चतराल में था वहाँ पे ये होता है कि आप मैट्रिक या एफएससी के बाद ना आप सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा बचपन जो है वहाँ पे गुजरा है, तो मैं नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहा हूँ। Exactly. तो जब मैं सिटीज़ में आया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे जो है मतलब जिस तरह वो पीस ऑफ माइंड होता है, यहाँ पे साउंड पोल्यूशन, जिस तरह एयर इन्वायरमेंट जो है उस तरह से इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है। लेकिन जब चतराल में जाते हो तो वहाँ पे एजुकेशन या फिर क्या कहते हैं हेल्थ वाइज वो फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो हमेशा मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं कंपेयर करता था वो जो कंट्रास्ट होती थी कि जो चीज़ें वहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, और मैं हमेशा उनसे वो चीज़ ढूंढता था कि ऐसा क्यों है। तो मैं कोशिश करता अपने आर्ट में भी मैं वो नेचर के एलिमेंट्स और फिर जो सिटीज़ में जो मसाइल जो मेरे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं मैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ज़ाहिर है चतराल एक बड़ा खूबसूरत इलाका है और आई एम श्योर कि जहाँ आप रहते होंगे वहाँ पे आप नेचर के बहुत करीब और आपने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन और चीज़ें मौजूद हैं। हाउ वाज द स्विच मूविंग टू अ सिटी, यहाँ पे पढ़ना, फिर लोगों का मिजाज, एक्सपोजर, इट्स वेरी डिफरेंट, राइट? अच्छा, स्टार्ट में मुझे काफ़ी चैलेंजिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब मैं एनसी में आया था वो थोड़ा सा मल्टी कल्चरल था। लाइक हर तरह के पाकिस्तान के हर तरह के लोग वहाँ पे आते थे, तो मेरे काफ़ी नए नए लोगों से बने, नई नई दोस्तियाँ बनी, तो काफ़ी नई नई चीज़ों का मुझे पता चला। और जब मैं चतराल की फिर वो होता है कि हम थोड़ा सा उतनी ज़्यादा ओपन नहीं होते। जब आप सिटी में आते हैं तो हमें नई नई चीज़ों का पता चलता है, नई नई एक्सपीरियंसेस होती हैं। अब आर्ट से रिलेटेड हो गई या दूसरी चीज़ें, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक जर्नी होता है जो आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो। वो अलग सी बात है कि आपको हर एक स्टेज में एक स्ट्रगल करना पड़ता है। बीइंग एन आर्टिस्ट वो एक अलग स्ट्रगल है, सो बीइंग फैमिली से दूर रहना वो एक अलग से स्ट्रगल है। तो आपको हर तरह के स्ट्रगल्स फेस करना पड़ता है। आई कैन इमेजिन। अच्छा, थोड़ा सा हमें इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं, ये जो आपका पड़ा है, ये फाइनल प्रोजेक्ट था, राइट आपका? ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट। ओके, टेल अस अबाउट दैट, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी, क्या ऑब्जर्वेशन, क्या थॉट प्रोसेस था सबका? अच्छा, ये मेरा बेकन हाउस यूनिवर्सिटी में मैंने अपना मास्टर्स दिया था। मास्टर्स का मेरा प्रोजेक्ट था, थीसिस का काम था, जो कि मैं एक्सप्लोर कर रहा था जो हमारी वही चीज़ कि जो मेरे सराउंडिंग में जो चीज़ें मुझे ट्रिगर करती हैं ना, मैं उनके ट्रिगर करने वाली हाँ ट्रिगर उनके ऊपर ज़्यादा मैं काम बनाता हूँ। ठीक है। जैसे जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे जो एक ढाबा होता था वहाँ पे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे वो काम करते थे और वो बड़े मतलब कि वो दिल से करते थे या जो भी होता था, उनके साथ मेरी एक इंटरेक्शन वो डेवलप हो गई थी। मैं कहता था कि ये लोग इतने पेन के साथ वो सारा काम करते हैं, किस पेन के थ्रू वो गुजर रहे होंगे या जो भी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये डिसाइड किया कि मैं इसी के ही ऊपर ही काम करूँगा। लाइक जो क्लास डिफरेंसेस होती हैं या जो लोअर क्लास होता है वो किस पेन और उसके थ्रू जाती है। तो जो मेरा अब ये वाला काम है, इस पे मैंने रोज स्टोन्स यूज़ किए जो कि एक सिंबल ऑफ पावर, कंट्रोल एंड रेजिस्टेंस। और इसके थ्रू जो हमारी जो कम्युनिटीज़ होती हैं, लोअर कम्युनिटीज़ या जो भी उसमें होते हैं, उनकी जो पेन और सफरिंग है उनको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। जैसे ये एक पेन मैंने बनाया है रोज ट्विग से ही, जो कि आप मतलब इस लाइक इसमें फुल ऑफ थॉर्न्स, यू नो, आप कांट राइट, मतलब कि जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस होती है उसके बारे में था। और तो ये उसके बारे में ही। और ये जो आगे पड़ा हुआ है दैट बिगर फ्रेम, ये क्या है बेसिकली? अच्छा, इसमें भी ये सारा रोज स्टोन ही मैंने यूज़ किया है। जो मैं दिखाना चाह रहा था कि ना इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम जो है ना किसी ना फोर्स के थ्रू हम कंट्रोल होते हैं। सही है। और जो एक सर्कल होता है, एक फोर्स होती है कि जो आपको कंट्रोल कर रही होती है, जो एक सेंट्रल पॉइंट होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक स्पाइरल है जो कि कंट्रोल होता है, जो एक फोर्सेस होती हैं। आपको एक जैसे लग रहा है कि जैसे लोग एक सेंटर की तरफ, एक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। सही है। एक क्राउड भी लग रहा है और एक ऐसे मेटाफोरिकली आप देखें एक टोन्स है, एक पेन है, एक क्लास डिफरेंस आप उसको शो कर रहा है, और एक
उस उस चीज़ पे पे आपने काम किया। अच्छा, अभी मैं अभी देख भी रही थी आपको एक 2025 में एक प्राइज़ भी मिला। टेल अस अबाउट दैट, ये प्राइज़ कैसा था? अच्छा, ये प्राइस वो जो फ्लेक्स या जी, फ्लेक्स अच्छा, ये एक ओपन कॉल थी फ्लेक्सस म्यूज़ियम की। उसमें होता है कि आप अपने काम सबमिट करते हैं, फिर आपकी वर्ल्ड वाइड आपकी एक सिलेक्शन होती है। तो उस पर भी मैंने एक ओपन कॉल आई थी, तो मेरा एक वीडियो आर्ट का काम था जो मैंने सबमिट की थी। तो उस पर मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब जून में इंशाल्लाह उसकी वो एक डिस्प्ले, प्रॉपर डिस्प्ले होगा। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, वीडियो आर्ट, ये हमें थोड़ा सा बताएं, ये किस तरह का आप ये किस तरह से आप इसमें मुख्तलिफ इशूज़ को हाईलाइट करते हैं थ्रू दैट आर्ट फॉर्म? अच्छा, एक होता है कमर्शियल आर्ट होता है, एक होता है वीडियो आर्ट जो है आप गैलरीज के में भी डिस्प्ले हो सकती है। उनकी एक टारगेट ऑडियंस होती है जो कि वो कॉन्सेप्चुअली किसी प्रॉब्लम के या फिर मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर वो हो सकती है। आप आर्ट के थ्रू, वीडियो के थ्रू आप एक्सप्रेस करते हो। लाइक आपकी कोई भी चीज़ें हैं उसको, ये भी आर्ट के जो मीडियम से जैसे पेंटिंग, मिनिएचर, मतलब स्कल्पचर, इंस्टॉलेशन, ये वीडियो आर्ट भी उसी का ही एक फॉर्म है जो कि मतलब इट्स नॉट लाइक ए कमर्शियल थिंग उस तरह से नहीं है, लेकिन ये आप इन्हीं की फॉर्म में आती है। अच्छा, हमारे पास पहले भी एक दो आर्टिस्ट आए थे, दे वर लाइक सिंगर्स, और उनका ताल्लुक भी चित्राल से था। जैसे कि जब भी हमें कुछ थॉट प्रोसेस या आइडियाज़ या ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है तो हम पुरसकून जगह पे जाते हैं और हम अपने इलाके का रुख करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी पीसफुल एंड काम। तो आपको भी जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, आइडियाज सोचने होते हैं, डू यू गो प्रेफर टू गो, या आपको नहीं, यू आर गुड विद दैट एटमॉस्फेयर? बेसिकली जो मेरा काम है वो इतना सुकून वाला नहीं है। आप उसको देखते हैं तो वो बड़ा मसले जो मैं क्वेश्चन राइज करता हूँ सोसाइटी के ऊपर, चीज़ें को जो मुझे जो ऑब्जर्वेशन से आती हैं। हाँ, अलबत्ता मैं पीस ऑफ माइंड के लिए मैं ज़रूर जाता हूँ, अपने गाँव जाता हूँ, वहाँ पे 1-2 महीने रहता हूँ ताकि मुझे माइंड जो है ना मेंटली मैं पीस में आ जाऊँ। तो उस पर्पज़ के लिए मैं जाता रहता हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने गांव के हवाले से, अब चित्राल के हवाले से कुछ पिक्चर्स वगैरह भी हैं जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हैं, थोड़ा सा वो भी बताएं हमें। अच्छा, चित्राल जो है मतलब कि आजकल आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चित्राल जो है, जो नॉर्दर्न एरियाज़ बेसिकली वो ज़्यादातर उसके इफ़ेक्ट में आते हैं। लाइक चित्राल, गिलगित, क्योंकि आजकल ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से चित्राल, गिलगित, ये सारे जो है आपने देखा होगा हर साल जब बारिशें होती हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलाब आता है और काफ़ी लोग जो है ना वो मूव करने पे वो हो जाते हैं। और जहाँ पे मेरा ताल्लुक़ है मडगलश्त, वो जो है सबसे एंड में आता है। लाइक शिशकू जो वैली है ना, उसके सबसे जहाँ पे रोड एंड हो जाती है वहाँ पे मेरा गांव है। ओके। और वहाँ पे ये है कि जब भी मैं छुट्टियों में मैं जाता हूँ, जब मैं वापस आता हूँ तो वहाँ पे रोड सारे ब्लॉक हो जाते हैं। लाइक सैलाब आती है और हमें पूरा जो है ना वॉक करके मतलब कि कई घंटों तक जो है पैदल जाके आना पड़ता है। तो वो जो क्लाइमेट चेंज का एक इफ़ेक्ट है जो कि मैं काफ़ी अरसे से मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा होती जा रही है। तो इस वजह से जो हमारे गांव में रोड का बड़ा इशू चलता है वहाँ पे, और मतलब कि पूरे चित्राल में ही कहीं भी आप देख लें आज के ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारे मसले वहाँ पे चलते हैं। तो मेरा ये है कि मैं इस इशू के ऊपर कोई काम बनाऊं या इस पे कोई प्रोजेक्ट बनाऊं जो इस मसलों को हाईलाइट कर सके। चलिए, हम आपसे और भी बात करते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ शेफ़ भी मौजूद हैं जिनके किचन में खाना बन रहा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। हमारे साथ ताहिर जमान मौजूद हैं, आर्टिस्ट हैं, उसके साथ साथ किचन में सारा अकमल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्या बन रहा है आज आपके किचन में? आज हमारा बहुत ही ज़बरदस्त पेरी पेरी रैप्स। पेरी पेरी रैप्स, तो क्या चीज़ें आपने रेडी कर ली हैं और क्या जी? अब मैंने सबसे पहले तो चिकन को मैरिनेट किया, स्पाइस ऐड करके, उसमें लेमन जूस ले लें, थोड़ा सा गार्लिक फाइन चॉप ले लें, चिकन क्यूब कट ले लें, एंड सॉल्ट एंड हर्ब्स ज़रूरी हैं इसमें क्योंकि हम एक इटालियन साइड पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो इटालियन कुजीन आपको पता है उसमें हर्ब्स मस्ट हैं। तो हम इसकी मैरिनेशन करने के बाद ना मैंने इसे कुक किया है। ठीक है। और इसमें फिर मैंने बेल पेपर येलो एंड रेड जूलियन कट काट के वो मिक्स किया है और साथ फ्राइज़ हैं। और अब हमारी जो है ना सिर्फ असम्बलिंग हो रही है।
ठीक है, असेंबलिंग हो रही है। अच्छा सारा, मुझे बताएंगे तो रेसिपीज़ आप हमें बता रही हैं, आप कितना एक्टिव हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर और रेसिपीज़ वहाँ पे लगाती रहती हैं? जी जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं लगाती। और माशाल्लाह से मैं एक FB पेज सारा's कुक हाउस भी चला रही हूँ, और उसके अलावा मेरा एक इंस्टाग्राम पे है सारा_कुक हाउस। ओके। तो ये दोनों पेजेस मेरे माशाल्लाह रन पे हैं। तो आपकी अभी तक की जो बेस्ट रेसिपी रही है जिस पे लोगों ने बड़ा पसंद किया है, वो कौन सी रही है? वो भी मैंने ये लास्ट रमज़ान में एक सेगमेंट किया था, और मैंने ना किस्सा ख़वानी खीर बनाई थी। ओके। उफ माय गॉड, उस पर तो मुझे बहुत व्यूज़ आए, और लोगों ने कहा कि हम एक खीर तो खाते ही थे जो ईद पे बनती थी, पर आपने जो ये नई एक रेसिपी दी है ना, इसने तो जान डाल दी खीर अरे में। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। चलिए आप इसको असेंबल करें, फिर हम इसके फाइनल टचेस भी देखते हैं, प्रेजेंटेशन भी देखते हैं। जी जी। मीनवाइल ताहिर हमारे साथ मौजूद है। अच्छा ताहिर, हम अभी बात कर रहे थे कि जाहिर है एक आर्टिस्ट का जो काम होता है या उसकी जो एक ऑब्जर्वेशन होती है, वो बहुत कीन ऑब्जर्वेशन भी होती है, और एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे लोगों पे उसका इम्पैक्ट भी होता है। एज एन आर्टिस्ट, आप एक आर्टिस्ट का पाकिस्तान के अंदर स्कोप क्या देखते हैं, और कितना ज़रूरी है यंग आर्टिस्ट का भी कि वो सोशल इश्यूज़ को थ्रू देयर आर्ट मज़ीद हाईलाइट करें? स्टार्ट में जब मैं मतलब कि NC में जब आ रहा था, तब जो है मतलब कि पूरे चतराल में ही कोई 1-2 बंदे पहले थे मतलब जो आए थे, लेकिन अब तब भी मुझे ये बोला गया था कि आर्ट में इतना कोई फ्यूचर नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब जाके रियलाइज़ हुआ कि वो सही कह रहे थे। अच्छा, तो क्योंकि काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है बीइंग एन आर्टिस्ट, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट से ना हो और आप ऐसे जगह से बिलोंग करते हो जो आपकी उसकी कोई अभी तक कोई किसी हिस्ट्री नहीं है आर्ट्स में, तो आपको तो बड़ा मुश्किल होता है कि आपके मार्केट में आए। तो उसमें ये होता है कि आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा मेहनत करेंगे, तो वो आप हर एक स्टेज पे आप स्ट्रगल तो करते हैं। तो उसी तरह से आपके काम को रिकॉग्निशन वो खुद ही मिल जाती है। मतलब आपका पास अगर टैलेंट है तो वो कहीं ना कहीं से आपको जो है लोग आपको जाना पहचानेंगे, और आपका काम की जो है वो आपको अप्रिसिएशन मिलती रही। तो आपको कहाँ लगा अपने इस सारे जर्नी में कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एन आर्टिस्ट जो सर्वाइवल, जाहिर है हर एक को अपना एक सिक्योर फाइनेंशियल सिस्टम भी चाहिए, कैन यू डिपेंड ऑन आर्ट? आर्ट में है कि आप उस पर टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते स्टार्ट इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि आपने जो है अपना डेली एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, और आपका काम उस लेवल पे पहुंचा भी नहीं होता कि आप जो है प्रॉपर गैलरीज के थ्रू या फिर बायर्स के थ्रू जो है ना आप अपना सारा सब कुछ निकाल सको। स्टार्ट में तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको जॉब भी करना पड़ता है, आपको प्रोजेक्ट्स भी करने पड़ते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि फिर आपका जब आपको एक रिकॉग्निशन मिले, आपको लोग आपके काम को पहचाने, आपको समझे, तब जाके फिर आप टोटली उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन तब तक आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। या आई कैन इमेजिन। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताएं कि बहुत सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं, आप जब खुद एक आर्टिस्ट होते हैं तो बहुत सारे आर्टिस्ट को आप आइडियलाइज भी कर रहे होते हैं या उनसे इंस्पिरेशन भी ले रहे होते हैं, चाहे वो लोकल हों या इंटरनेशनल हों। आप एज एन आर्टिस्ट किससे इंस्पिरेशन लेते हैं? एज एन आर्टिस्ट जो है मेरे काफ़ी सारे जो मेरे टीचर्स होते थे, ताकि वो काफ़ी इंस्पायरिंग होते, जैसे सर इमरान कुरैशी हो गए, सर RM नईम हो गए, वो काफ़ी होंगे। अगर आप लाइफ स्टाइल को अगर आप स्टडी करें, वो बहुत ही लाइक लोअर क्लास से आके फिर वो एक अच्छी जगह पे उन्होंने अपने नाम बनाए, तो वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल्स हैं। तो उन्हीं को ही देख के हमें लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, लाइक वो एक होप आती है कि अच्छा उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो वो ही हमारी इंस्पिरेशन होते हैं। तो अभी क्या सोचा है आइंदा आने वाले दिनों में, एनी स्पेसिफिक आइडिया जिस पे आप काम कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू जो आपको लगता है कि आप उस पर कुछ ना कुछ काम करके तो उसको मज़ीद आगे एक्सपैंड करेंगे? आगे जो मैं जिस पे काम करना चाहूँगा वो ही जो ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट है, स्पेशली जो जिसका चतराल में जो इफ़ेक्ट उसकी वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, मैं उस पर कोई काम बनाना चाहूँगा कि वो एक इंटरनेशनल वो एक इशू है जो कि स्पेशल पाकिस्तान में भी है, और स्पेशल चतराल में उसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो उस पर मैं कोई प्रोजेक्ट करना चाहूँगा कि जो वो सारे हाइलाइट्स करूँ जो इश्यूज़ जो है हम फेस करते हैं चतराल में। हम उन लोगों को जगहों से मूव करना पड़ता है, लैंडस्लाइडिंग और इन सब ये सारे मसले हैं, तो मैं उसके ऊपर कोई काम बनाना चाहूँगा कि वो। तो आप आपने जब आर्टिस्ट बनने का सोचा और आप शहर मूव किए, तो हाउ वाज द रिस्पांस ऑफ योर फैमिली? वर दे विलिंग कि आप आर्ट को ऑप्ट करें या कोई और इंजीनियर, डॉक्टर या इस तरह की फील्ड में जाएं? अच्छा, स्टार्ट में ना वो लोग थोड़ा से वो होते हैं कि आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो, मतलब कि टाइम ज़ाया करो, वीडियोस बना रहे हो, पिक्चर्स। स्टार्ट में तो वो था, लेकिन जब मैंने एक आर्ट कंपटीशन मैंने जीती थी, लाइक तब मैं 7th क्लास में था, जब मैंने अब्बू को उनका एक ट्रिप होता था लाहौर में,
तो अब्बू को मैंने एक फ्री ट्रिप करवाया यहाँ पे, तो अब्बू को लगा कि शायद इसमें कुछ है बाकी उसके बाद जो है मेरे घर वालों ने मुझे कुछ नहीं बोलने का, हाँ वाकई में शायद बच्चा कुछ कर रहा है, ओके, रिसेप्टिबिलिटी आ गई। सो हमारे प्लेटफॉर्म से ताहिर आप कुछ भी कहना चाहें यंग आर्टिस्ट को, या कोई भी मैसेज एज अ पब्लिक आप समझते हैं कि लोगों को इस पे ऊपर काम करने की ज़रूरत है? अच्छा, मुझे लगता है कि आपके लाइफ के हर स्टेजेस में ना आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आपको कभी क्विट नहीं करनी चाहिए, मतलब हर आपको काम करते रहना चाहिए और मेहनत करती रहनी चाहिए। किसी न किसी स्टेज में आपको जो है ना आपको रिकॉग्निशन आपके काम को मिलेगी और आपको लोग जानेंगे और आप अपना नाम बना सकेंगे। तो आपने कभी क्विट नहीं करनी कि अच्छा मैं इस फील्ड में आया, इस पे आप थोड़े से, अक्सर ये होता है ना कि थोड़े से काम करके ना वो फिर क्विट करते हैं कि अच्छा इसमें नहीं हुई, चलो आप कुछ और करते हैं, फिर कुछ और करते हैं। मुझे लगता है अपने गोल्स आप स्ट्रॉन्ग रखें, आपने जो करना है आप उसी पे ही डटे रहें, आप मेहनत करते रहें, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच साहिब, बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और आपने क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो सोचा है उस प्रोजेक्ट को आप एग्जीक्यूट भी करें। ताहिर जमान हमारे साथ मौजूद थे जी, एक आर्टिस्ट हैं, और सारा के किचन में खाना बिल्कुल रेडी हो गया। हम चाहेंगे इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन हम देखें और प्रोग्राम को क्लोज़ करें। सारा प्लीज़ हमें इधर प्लेटिंग करके तो इधर रख दें ताकि हमारे कैमरे में वो कैप्चर हो जाए। और दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, पेरी पेरी रैप्स हमारे जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बेहतरीन। थैंक यू वेरी मच सारा, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप तशरीफ़ लाई। सारा अकमल हमारे साथ मौजूद थी जी, और हमने आज आपकी मुलाकात मुख्तलिफ लोगों से करवाई है। आई होप आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।